हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आपको आज इस वीडियो में इतिहास के मॉडल पेपर को सॉल्व करके पूरा दिखाएंगे कैसे आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नया मॉडल पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पूरा मैं आपको पेपर दिखा दे रहा हूँ, आप रिव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे ये अच्छे से पूरा मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे सारे आंसर आपको आसान सरल शब्दों में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ऐतिहासिक तिथियां संबंधी जो प्रश्न आते हैं, जो मानचित्र संबंधी प्रश्न आते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं और पेपर पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं और सीधे बहुविकल्पीय क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं, 5 खंड आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में, जिसमें पहला जो खंड का होगा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसके बाद खंड खा वाला 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और फिर खंड गा वाला 6 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और खंड गा वाला 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा और खंड जो अंगा वाला रहेगा इसमें 10 ऐतिहासिक तिथियां प्लस 5 मानचित्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरा पेपर आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हड़प्पा जो संस्कृति है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला कथन देखिए, कह रहा है कि जल निकासी व्यवस्था सामान्य और अनियोजित थी। क्या यह बात सत्य है? आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में यानी हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो पूरी तरह से नियोजित थी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा अनियोजित, तो ये तो नहीं सही है। ठीक है, अगला है यहाँ पे सबसे विशिष्ट तत्व शहरी केंद्रों का विकास था। तो यहाँ पे शहरी केंद्र वहां पे बनाए गए थे, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में शहरी केंद्र देखने को मिलते हैं। ये बात यहाँ पे राइट है। अगला कथन देखिए, बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया था, एक दुर्ग दूसरा निचला शहर या निचला नगर। बात ये भी राइट है क्योंकि दुर्ग और निचला नगर में डिवाइड था। इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे जो है डिवाइड था, जो ऊंचे स्थान थे यहाँ पे दुर्ग होते थे यानी राजा का किला होता था, और जो निचला स्थान था यहाँ पे जो समाज के लोग रहते थे वो यहाँ पे सैनिक वगैरह रहते थे। तो इस प्रकार से ये भी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगला है कि सड़कें ग्रिड जो है पैटर्न पर आधारित नहीं थी। इसमें नहीं लिखा है, जबकि ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, मतलब सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उसी को ग्रिड प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है आपका ये भी राइट नहीं होगा। तो इसमें 2 आपका सही, कौन सा? एक खा सही है, दूसरा गा सही है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है कि केवल का सही है, खा और का सही है, खा और गा सही है, गा और घा सही है। तो इसमें 2 आपका राइट आंसर था। कौन कौन सा? ये दूसरा वाला ये राइट आंसर था और ये गा वाला। तो खा और गा, खा और गा सही, यानी इसका मतलब तीसरा वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के जो अभिलेख है उसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो उसमें राइट आंसर देखिए, अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। क्या ये बात सत्य है? हाँ, अशोक की जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थी, ये बात राइट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्रह्म लिपि थी। क्या ये बात सत्य है? ये भी बात सत्य है, जो अधिकांश अभिलेख थे वो ब्रह्म लिपि में थी। इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। केवल का सही है, खा और खा दोनों सही है। हाँ बिल्कुल दोनों सही। तो इसमें आपका तीसरा वाला जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा बल्कि दूसरा होगा, तीसरा नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से ये वाला आपका दोनों इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि तेलुगु ग्रंथ अवमुक्त माल्यद का संबंध किससे है? तो यहाँ पे जो है कृष्णदेवराय से संबंध है, विरूपाक्ष से या हरिहर बुक्का से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद का संबंध जो है ये आपका पहला कृष्णदेवराय से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है कि मुगल काल में पोलज किस प्रकार की भूमि होती थी? पोलज जो है किस प्रकार की भूमि होती थी? एक बंजर भूमि होती थी, ऐसी भूमि जो वर्ष भर उत्पादन की योग्य थी, बहुत कम उपजाऊ भूमि थी, या 3-4 साल बाद प्रयोग में लाई जाने वाली योग्य भूमि थी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसमें जो आपका ये वाला ऑप्शन है दूसरा वाला, ये ऐसी भूमि जो वर्ष भर में उत्पादन की योग्य थी, यही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा पोलज का
अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखिए कि अस्थाई बंदोबस्त ने इस्तमारारी बंदोबस्त द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ था। ये बताना है कंपनी पर राजस्व अधिक बोझ बढ़ गया, या कंपनी ने किसानों ने कंपनी का सहयोग करना शुरू कर दिया था, या कंपनी को लगान के रूप में निश्चित राशि मिलने लगी थी। क्या ये बात सत्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है कंपनी को लगान जो है निश्चित रूप में राशि मिलने लगी थी, यही इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब इसको मिलाना है। ठीक है, निम्नलिखित को जो है सुमेलित करना है। यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सुमेलित करना है, इसको मिलाना है। ठीक है, जैसे आ वाला इसमें किस में मिलेगा, बा वाला किस में मिलेगा, सा वाला दा वाला किस में जो है इसमें मैच कराएगा। तो इसमें देखिए जो आ वाला है नहीं, जो खिराज है, ये आपका मिलेगा किसमें, एक प्रकार का ये कर है। ठीक है, अगर इसमें आपको एक दो पता चल जाएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आ का चौथा सही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको इसमें मिला दीजिए, तो यहाँ पे आ का 4, ठीक है, यहाँ पे छोटा आ का 4 है, यानी आ का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आ का 4 कहाँ लिखा है, ये देखिए दूसरे इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, यानी पहला वाला तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला नहीं होगा, इसी तीन में से कोई होगा। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन कट चुका है, अब तीन ऑप्शन में ढूंढना है। अब अगला देखिए कुदाल लिखा गया है यहाँ पे, तो जो बा होगा वो बा आपका पहाड़ी लोगों का प्रतीक चिन्ह है। जो कुदाल होता है ये पहाड़ी लोगों का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, यानी बा का तीसरा, इसमें देखिए बा का तीसरा, तो बा का तीसरा यहाँ भी है, बा का तीसरा यहाँ भी है, इसका मतलब ये कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास दो ऑप्शन ये वाला। अब इसमें से ढूंढना है, तो तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें तीसरा देखिए हल, हल किसमें मिलेगा। अब जो हल है आपका, इसका जो सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये संथालों का प्रतीक माना जाता है। जो संथाल जनजाति हैं इनका प्रतीक माना जाता है, यानी सा का 2 सही होगा। तो सा का 2 कहाँ पे है, इसमें देखिए सा का 2 है, इसमें नहीं है, मतलब इसका एक कट जाएगा। तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें तीसरा वाला यही आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बचा है, तो एक बचा है, इसे मिल जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया गया था, क्या ये बात सत्य है। हाँ बिल्कुल ये सही है, उसी कारण विवाद हुआ था। ठीक है, अगला है अंग्रेज नीतियों द्वारा भारतीयों का किया गया आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण किया जा रहा था, जो भारतीय थे उनके साथ में शोषण किया जा रहा था, इसका मतलब ये दोनों सही हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही, 1 और 2 दोनों सही हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यपगत का सिद्धांत या फिर राज्य हड़प नीति या फिर विलय नीति किसके शासन काल में लागू की गई थी या किसने लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेंजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन। इसमें सही जवाब आपका पहला वाला हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मेरठ छावनी में सन 1857 का विद्रोह कब हुआ था। तो यहाँ पे 20 मई 1857, 18 मई 1857, 8 मई 1857 या फिर 10 मई 1857। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा 10 मई 1857 को। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था। दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण भारत से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो सत्याग्रह आंदोलन है ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने शुरुआत की थी, फिर इसके बाद जो है 1917 में भारत में पहला उनका सफल सत्याग्रह आंदोलन होता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अति लघु प्रश्न की। यहाँ पे जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो आपको 2 अंक यहाँ से मिलेगा। जैसे क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था, उसके ग्रंथ का क्या नाम था। तो 1 नंबर आप इसके बारे में लिखेंगे, फिर 1 नंबर इसके बारे में, तब आपको यहाँ पे मिलेगा टोटल 2 नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर मिलता है। तो लिखने का तरीका समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसका उत्तर देखेंगे, मेगास्थनीज कौन था और उसके ग्रंथ का क्या नाम था। तो यहाँ पे लिखेंगे मेगास्थनीज एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम इंडिका है। ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि इंडिका किसने लिखा है। तो जवाब होगा मेगास्थनीज ने, या मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ या पुस्तक की रचना की है, जवाब होगा इंडिका की। ठीक है, तो ये 2 नंबर आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहले आप बता सकते हैं कि मेगास्थनीज एक जो है यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके ग्रंथ का नाम इंडिका जो है इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख
देंगे। आगे क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी कौन थे, इनका प्रमुख सिद्धांत क्या था। तो 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा, फिर 1 नंबर यहाँ मिलेगा, तब जाके 2 नंबर आपका कंप्लीट होगा। तो लिखेंगे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका प्रमुख सिद्धांत अहिंसा था। उन्होंने 5 महाव्रत जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य पर बल दिया है। तो इस प्रकार से ये उनके बारे में लिख देंगे, प्रमुख सिद्धांत हो जाएगा और उनके बारे में थोड़ा सा पूरा नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था। 1 नंबर इसके लिए, 1 निर्माण के लिए, ठीक है। 2 नंबर आपको तब मिलेगा। तो आइए देखते हैं। विट्ठल मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और हम्पी का आपने सुना होगा जो है विजयनगर साम्राज्य, तो उसके बारे में कहानी ये है। विट्ठल मंदिर, ठीक, कर्नाटक में है। 1 नंबर इसलिए मिल जाएगा। फिर इसका मुख्य निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ था और बाद में कृष्णदेवराय इसका विस्तार करवाए थे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा सेंटेंस पूरा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था। कब हुआ था 1 नंबर, कहाँ हुआ था 2 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से नंबर आपको मिलेगा। तो काकोरी कांड जो कि अब काकोरी ट्रेन जो है जंक्शन बनाया गया है उसे, ये 9 अगस्त 1925 को जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ में काकोरी नामक गांव के पास में या रेलवे स्टेशन के पास में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख देंगे भैया, 2 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और किसके समक्ष कब प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समकक्ष प्रस्तुत किया गया था। अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की, जिसके लिए आपको 5 अंक यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वास पर टिप्पणी कीजिए। एक संत के रूप में मीराबाई के जीवन परिचय या जीवन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौरी चौरा की घटना क्या थे, इसके परिणाम स्वरूप कौन से आंदोलन वापस लिया गया था। तो यहाँ पे इसका उत्तर आइए जानते हैं कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासों का धार्मिक विश्वास, इसमें लिखेंगे सिंधु घाटी के लोग प्रकृति और शक्ति के उपासक थे। उनके प्रमुख जो धार्मिक विश्वास थे कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, जैसे वे मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसकी उनके मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं। मृण मूर्तियाँ का मतलब एक तरह से जो है जो मूर्ति बनी होती है मृणावस्था में, मृत अवस्था में, वो मिली हुई है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है पशुपति शिव, यानी आदि शिव की पूजा भी प्रमाण मोहरों से मिलते हैं, जिसमें एक योगी को पशुओं से घिरा दिखाया गया है। तो इस प्रकार से कुछ साक्ष्य हैं, यानी सबूत मिले हैं जिससे धार्मिक विश्वास बनते हैं। आगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, वे प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे, जिसमें पीपल के वृक्ष, सांड और जैसे पशुओं की पूजा भी शामिल होती थी। आगे यहाँ पे खुदाई में मिले स्नानागार और अग्नि वेदियों से संकेत मिलता है कि धार्मिक अनुष्ठान और शुद्ध स्नान का महत्व भी दिया जाता था। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन अगला है कि संत के रूप में मीराबाई का जीवन कैसा रहा, उसके बारे में आपको लिखना है। तो मीराबाई 16वीं शताब्दी में भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कवित्री और कृष्ण भक्ति थी, ठीक है। उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। उन्होंने राजसी ठाठ बाट त्याग कर अपने जीवन भगवान कृष्ण के भक्ति में समर्पित कर दिया था। आगे इसमें लिखेंगे उन्होंने सगुण भक्ति का मार्ग अपनाया और अपने पदों में कृष्ण को अपने पति और आराध्य जो है उन्होंने माना था। आगे इसमें है उनके भजनों ने रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती दी और जाति पात के भेदभाव से ऊपर उठकर जनमानस में लोकप्रिय हुई हैं। जिस प्रकार से इनके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के बारे में बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कृष्णदेव राय विजयनगर के तुलु वंश के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय माने जाते हैं। लिखेंगे सैन्य सफलता, उन्होंने रायचूर दोआब पर विजय प्राप्त की और उड़ीसा बीजापुर के शासकों को पराजित किया। ये सैन्य सफलता उनको मिली। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक योगदान। सांस्कृतिक योगदान में लिखेंगे वे कला साहित्य के संरक्षक थे। उनके दरबार में
अष्ट दिग्गज यानी 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे। अगला है स्थापत्य। स्थापत्य का मतलब ये है कि उन्होंने विजयनगर के पास नागलपुर नामक उपनगर बसाया और मंदिरों में भव्य गोपुरम का निर्माण भी करवाया है। स्थापत्य का मतलब क्या क्या उन्होंने निर्माण करवाया, क्या क्या बनवाया है, कौन से ऐसे किला है, कौन से ऐसे सबूत हैं, साक्ष्य हैं जिसके आधार पर ये हमें जानकारी मिलती है। अगला है उन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला है कि चौरी चौरा की घटना कब घटी थी और उसके परिणाम क्या रहे। तो यहाँ पे जो है कुछ घटनाएं दी गई हैं कुछ स्रोतों में, यहाँ पे जैसे कि आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 फरवरी जो है 5/2/1922 5 फरवरी 1922 को जो है ये घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक जो है स्थान पर। उत्तेजी भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे और यही घटना चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। अगला इसमें परिणाम क्या रहा, तो महात्मा गांधी अहिंसा के कट्टर समर्थक थे और इस हिंसक घटना से दुखी होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। ठीक है, इसके बारे में ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं उत्तर। इसके बाद यहाँ पे आता है सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान दिए हैं इसके बारे में। तो इसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस जय हिंद दिल्ली चलो का नारा जो है इन्होंने दिया है। उन्होंने 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड जो है ब्लॉक का गठन किया। अब आगे इसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे लिखेंगे कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विदेश जाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त संघर्ष किया। उनके संघर्ष भारतीय सेना के भीतर राष्ट्रवाद की भावना जगाई और ब्रिटिश शासन की नींव हिला डाली। तो ये इस प्रकार से उनके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत के संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए। अब भारत के संविधान की विशेषताएं लिखना है तो पहला है विश्व का सबसे विशाल और लिखित संविधान है, यानी जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। इसमें शासन के हर पहलू के विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, इसमें लिखेंगे भारत में केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार के संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। मौलिक अधिकार भी कुछ इसमें दिए गए हैं, जैसे कि संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है उनके विकास और सुरक्षा के अनिवार्य के लिए। ठीक है, अगला है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। इसमें लिखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ना तो बहुत आसान हुई है और ना ही बहुत कठिन हुई है। आगे यहाँ पे इसके बाद आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए आपको 10 अंक यहाँ पे मिलेंगे। 3 क्वेश्चन आपको करना होता है, जैसे कि यहाँ पे अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं इसका वर्णन कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके यहाँ पे दिया गया कि वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए या वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे इसका उत्तर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, अशोक का धम्म क्या था इसके बारे में आपको बताना है, वर्णन करना है। इसमें लिखना है कि सम्राट अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं है बल्कि एक नैतिक विचार संहिता है। इसका उद्देश्य समाज में अहिंसा और सहिष्णुता पर मानवता को बढ़ावा देता है। आगे इसमें लिखेंगे अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सिद्धांत में देखिए सभी जीवों के प्रति दया व करुणा ये होना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, माता पिता गुरु और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए और फिर इसके बाद है सत्यशील और नैतिक जीवन जीना चाहिए, पशु बलि और हिंसा का विरोध इन्होंने किया है। अशोक ने अपने धम्म का विचार यानी प्रचार शिलालेखों और स्तंभों के लेखों के माध्यम से किया है। उन्होंने धम्म महापात्रों की नियुक्ति भी की थी। अगर आपको नहीं आता तो अथवा करके लिख सकते हैं, जैसे कि वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पहले सामाजिक जीवन के बारे में बताएंगे। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संयुक्त परिवार जो है ये प्रचलित था। आज के डेट में जो है परिवार वो एकल परिवार में ज़्यादा जो है विश्वास करती है। आगे है स्त्रियों को प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा और सामान्य जो है ज्ञान प्राप्त करना, यज्ञ और धार्मिक कर्म
कांड का महत्व देना इसमें शामिल है। इसके बाद कुछ आर्थिक जीवन है, जैसे कि कृषि मुख्य व्यवसाय रहा है, पशुपालन भी व्यवसाय रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, धातु निर्माण और हस्तशिल्प का विकास हो रहा था। ठीक है, आगे इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखिए और उनकी शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इसमें लिखेंगे चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 के बीच में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, बंगाल के निवासी थे, कृष्ण भक्ति के उपासक जो है माने जाते थे। ठीक है, अब इसके बाद इनकी भी कुछ शिक्षाएं थी, तो यहाँ पे शिक्षाएं लगभग सब सेम मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे ईश्वर प्राप्ति का सरल भक्ति इन्होंने बताया है कि नाम स्मरण और कीर्तन पर बल दिया है, जाति भेद का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है, प्रेम करुणा और समानता का संदेश दिया है, अहंकार और आडंबर जो है उसको भी इन्होंने त्याग किया है। उन्होंने समाज में सामाजिकता, समरसता और आध्यात्मिक चेतना को भी प्रसार किया है। अथवा करके आप इसको लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना है कि कृषि इतिहास लिखने में आईने अकबरी को स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसकी क्या समस्या है ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले ये आप कमेंट करके बताइएगा कि आईने अकबरी किसने लिखा है, और समस्या को यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी समस्याएं के कारण है यहाँ पे। तो देखिए, कभी कभी आंकड़े जो होते हैं वो अंतर्रंजित हो जाते हैं, मतलब उसमें अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्थानीय विविधताओं का भी जो है अभाव देखने को मिलता है। स्थानीय विविधताओं का मतलब ये है कि कहीं तापमान मान लो ज़्यादा है, कहीं तापमान कम है। तो अगला पॉइंट यहाँ पे है केवल सरकारी दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है किसानों की वास्तविक स्थिति कि सीमित वर्णन करना, ये इसमें शामिल है। फिर इसके बाद आ जाते हैं इसके समाधान के बारे में। तो अन्य समकालीन स्रोतों से तुलना करना, पुरातात्विक प्रमाणों का उपयोग करना, लोक परंपराओं और दस्तावेजों का भी अध्ययन करना, ये इसमें शामिल किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो 1857 की जो क्रांति है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 10 मई 1857 को ये क्रांति हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। मेरठ यानी यूपी से। ठीक है, आगे है क्वेश्चन यहाँ पे मतलब इसका कारण बताना है। तो कारण में देखिए राजनीतिक कारण है, क्या क्या हो सकते हैं इसमें। ब्रिटिश विस्तारवादी नीति अपना रहे थे। अगला पे है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, भारतीय शासकों का अपमान, ये सब जो हो रहा था इसी कारण जो है ऐसा किया गया, यानी आंदोलन शुरू किया गया। आर्थिक कारण में लिखेंगे भारी कर व्यवस्था, कुटीर उद्योग का विनाश, किसानों और जमींदारों का शोषण, इसके कारण जो है ये आंदोलन किया गया था। धार्मिक और सामाजिक में दोनों मिला के लिखेंगे कि धार्मिक हस्तक्षेप, मशीनरी गतिविधियां, और फिर इसके बाद यहाँ पे है आपका सैन्य कारण। सैन्य कारण में लिखेंगे भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव और कारतूस विवाद, ये सबसे बड़ा विवाद माना जाता है। फिर अथवा करके क्वेश्चन दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह से शुरुआत हुई थी। इसमें इसकी प्रमुख विशेषता लिखेंगे कि ब्रिटिश कानून का शांतिपूर्वक उल्लंघन करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, कर देना, महिलाओं और किसानों की भागीदारी करना, यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जन आंदोलन के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तब जो है पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद ऐतिहासिक तिथियां से क्वेश्चन आता है, जैसे कि इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले से 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था और पुष्पमित्र शुंग वंश जो है इसकी शुरुआत हुई थी, यानी शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर 78 में यानी 7-8 ईस्वी में क्या हुआ था, 7-8 ईस्वी में हुआ था कुषाण शासक ने कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, शक संवत की शुरुआत हुई थी। तो एक भरना है, इसमें से कोई एक आप लिख सकते हैं। फिर 1784 में हुआ था इसमें भैया विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में। 1526 में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और शुरुआत यहीं से होती है मुगल साम्राज्य की। ठीक है, अगला है 1801। 1801 में अवध के नवाब लॉर्ड बेलंजली द्वारा साइक संधि थोपी गई थी। तो साइक संधि जो है ये किसके शासनकाल में? लॉर्ड बेलंजली के शासन काल में। ठीक है, अगला है 1919 में क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी को पता होगा, और रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था। फिर अगला है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट 1942 की बात कर लेते हैं। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आता है मानचित्र वाला प्रश्न। मानचित्र में जो है प्रश्न पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे
वह स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका लोथल हो जाएगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जैसे कि वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। वह स्थान जहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, उत्तर प्रदेश मेरठ से। वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, फतेहपुर सिकरी आगरा के पास में है। अब आइए इसको मानचित्र में कैसे भरेंगे। जैसे यहाँ पे मानचित्र दिया जाएगा आपको, ठीक है, कहाँ गया मानचित्र भाई, ये रहा मानचित्र। ऐसे सादा मानचित्र जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा। वह स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था, तो गुजरात लोथल में भरना है। तो यहाँ पे देखिए लोथल कहाँ पे है, लोथल को आपको पता करना पड़ेगा, तटीय क्षेत्र में पड़ेगा। ये देखिए रहा गुजरात, ठीक है, ये रहा भैया गुजरात। अब इस गुजरात में जो है यहाँ पे, ये यहाँ भर देंगे लोथल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है आपका लोथल। इस प्रकार से यहाँ लोथल भर देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट डाल देंगे, बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी भरेंगे यहाँ पे मानचित्र में, तो यहाँ पे देखिए इससे बीचों बीच यहीं पे भर देंगे और यहाँ लिखेंगे लुम्बिनी। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे 2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे मानचित्र भर देंगे तो पूरा अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख पाएंगे, वह स्थान जहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, उत्तर प्रदेश मेरठ से हुई थी। तो मेरठ जो है पड़ता कहाँ पे, दिल्ली के पास में है। तो यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे आपका दिल्ली है, उसी के जस्ट पास में यहीं पे आपका हो जाएगा मेरठ, यहाँ पे भर देंगे मेरठ। ठीक है, इस प्रकार से मेरठ भर देंगे, बस काम आपका ओके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है, तो आगरा में फतेहपुर सीकरी में, ये भी दिल्ली के पास में ही है। फिर इसके बाद पाँचवा है, वह स्थान जहाँ पे मतलब स्वतंत्र भारत की राजधानी थी, तो नई दिल्ली। नई दिल्ली मैंने भर के आपको बताया है कि आप यहाँ पे बीचों बीच यहाँ भर देंगे नई दिल्ली, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, जब आएंगे तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।